सब आप तो आधिकारिक नेता है, क्या तकलीफ है आपके नेता केदारनाथ जाए तो भारतीय जनता पार्टी इतना क्यों मचल उठती है? मतलब कि उनकी पांव से नीचे से जमीन लगता है कि ऐसा बर्ताव होता है उनसे। दोषी जी, दिक्कत यह है कि हमारे नेता के कुछ सिद्धांत हैं, दूसरे लोगों के कोई सिद्धांत नहीं है। इस पार्टी की अपना एक इतिहास है, दूसरे लोगों के पास इतिहास नहीं है। इस पार्टी का इतिहास त्याग का है, तपस्या का है, संघर्ष का है, लड़ाई का है, और लड़ाई सकारात्मक कार्य के लिए, आजादी के लिए, और आजादी के बाद देश के विकास के लिए, देश की बहबूदी के लिए, देश को दुनिया की बराबरी में ले जाने के लिए। और दूसरे लोगों के पास जो इतिहास है देश के साथ गद्दारी करने का और उसके बाद घटतौली करने का, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, नकली माल बनाना, दूसरे लोगों के पास इस सब का इतिहास है। तो उनको निश्चित तौर पर तकलीफ तो होगी। सत्य के सामने असत्य कहाँ टिकता है? सत्य और असत्य दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे, एक दूसरे के विरोधी हैं। सत्य के सामने तो उसको परेशानी होगी। अभी में डॉक्टर स्वामी साहब हमारे मित्र बहुत अच्छा, इन्होंने मुझे लगता है सनातन धर्म को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर, जितना मैंने सुना भी जब मैं जुड़ा, इन्होंने इतनी ज्यादा व्याख्या कर दिया कि उसके बाद कुछ बचता नहीं कहने के लिए। इन्होंने राहुल गांधी का सनातन के प्रति क्या है, और दूसरे लोगों का जो लंबा सा एक कॉरिडोर बनवाते हैं, उस पर लाल कारपेट बिछवाते हैं, और उसके बाद एक कोई तमाशा करते हैं, कोई कपड़ा टांग लेते हैं, वो कपड़ा लहराता जाता है, फिर वो केदारनाथ जाते हैं और फिर वहां जाकर के 20 कैमरों के साथ बैठ जाते हैं। तो वो इन्होंने, डॉक्टर स्वामी जी ने अभी जो व्याख्या किया है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी के साथ कुछ बातें हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी को सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालय बुलाते हैं, उनको सुनते हैं। दुनिया के जो थिंक टैंक हैं, मैं आपके दर्शकों की सहूलियत के लिए बता देता हूं, अमेरिका में अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषय के थिंक टैंक होते हैं, और वो जो थिंक टैंक होते हैं वो राष्ट्रपति को भी सलाह देते हैं। प्रोफेसर स्वामी जी जानते होंगे इस बात को। राष्ट्रपति को अगर आवश्यकता पड़ती है इकोनॉमिक इश्यूज पर, फॉरेन इश्यूज पर, डिफेंस इश्यूज पर, या जो भी इश्यूज है, तो कभी कभी वो डायरेक्ट उस विश्वविद्यालय के थिंक टैंक के हेड से बात कर लेते हैं और उससे बात करके अपनी रणनीति बना लेते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। अमेरिका के उतने बड़े बड़े थिंक टैंक राहुल गांधी को बुलाते हैं और उनसे बंद कमरे के अंदर सवाल जवाब करते हैं, और वो सवाल जवाब नायाब होता है। वो सवाल जवाब तब हो पाता है क्योंकि राहुल गांधी के पास वो ज्ञान है, राहुल गांधी के पास जवाब देने की हिम्मत है। दूसरा, एक ऐसा आदमी जो 9 साल से प्रधानमंत्री और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं तो त्याग करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चुनाव हार गए, अध्यक्ष पद को लात मार दिया। तमाम लोग कहते रहे आप अध्यक्ष बने रहे, बोले ना मैं नहीं बनूंगा। उनको कहा कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, मनमोहन सिंह ने कहा मैं छोड़ देता हूं, बोले नहीं मैं नहीं बनना चाहता। अभी भी आने के लिए जब जब बात होती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मैं देश को बदलना चाहता हूं, मैं देश को बनाना चाहता हूं। और दूसरी तरफ एक आदमी छल कपट करके, बेईमानी करके, कुछ भी करके, और यहां तक कि 46 जवानों की हत्या करा के, मैं उसको बार बार हत्या शब्द इस्तेमाल करता हूं, और जब तक उसकी जांच नहीं हो जाएगी, जब तक उसके तमाम चीजें सामने नहीं आ जाएंगी कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, तब तक मैं उसको हत्या कहता रहूंगा। जब तक उसको सरकार जांच देकर के पूरे देश के सामने ला नहीं देगी, मैं उसको हत्या कहता रहूंगा। 46 जवानों की मौत के बाद उनकी लाशें लेकर के घूमना, उनकी तस्वीर लगा करके मंच पर भाषण देना, उनके नाम पर वोट मांगना, ये पूरी दुनिया के इतिहास में कभी किसी राजनीतिक नेता ने नहीं किया है। तो एक आदमी ये सब करके भी सिर्फ वोट की लड़ाई लड़ता है, वोट के लिए ये सब काम करता है, और एक आदमी उस सब चीज को ठोकर मारता है। एक आदमी सत्य बोलता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है, उसकी लोकसभा से उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता, और वो आदमी उस समय का उपयोग पूरे देश में लोगों के साथ मिलने के लिए करता है। एक आदमी को पप्पू सिद्ध करने की कोशिश की जाती है, वो कहता है ठीक है मैं देश से पूछ लेता हूं। आप चंद लोग आरएसएस के लोग जिन्होंने देश से गद्दारी की थी, मुझे पप्पू सिद्ध कर रहे हो, मैं पूरे देश से जानना चाहता हूं मैं क्या हूं। और वो निकल पड़ता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, एक शर्ट पहने हुए, सफेद शर्ट, जाड़ा गर्मी बरसात ओले पड़ रहे हो कुछ भी पड़ रहे हो, वो निकल पड़ता है और 4-4.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी करता है। उसको कहा जाता है कि कश्मीर मत जाओ, वहां बम फेंक देगा कोई, तो वो आदमी जवाब देता है कोई बात नहीं, मेरी सफेद कमीज लाल हो जाएगी, कर दो लाल, लेकिन मैं जो इरादा करके निकला हूं वहां तक जाऊंगा। तो उस आदमी के साथ ये क्या मुकाबला करेंगे? उससे तुमको डर लगेगा। वो सांस भी लेगा तब भी डर लगेगा, वो किसी कारपेंटर के यहाँ जाकर के मेज बनाएगा तब भी डर लगेगा, वो कुली के साथ सर पे सामान ढोएगा तब भी डर लगेगा, वो घर में खाना पहुंचाने वालों के स्कूटर पे बैठ के उनका दुख दर्द पूछेगा तब भी डर लगेगा, वो ट्रक वालों के साथ यात्रा करके ट्रक वालों का दुख दर्द पूछेगा तब भी डर लगेगा। वो जिस तरफ देश में जिस तरफ देख लेगा, जहां भी किसी का दुख दर्द पूछ लेगा, इस सरकार की पूरी मशीनरी को डर लग जाता है
और डर इसलिए लग रहा है कि लोगों को पता है कि राहुल गांधी ने करवट बदल दी है, इस देश की करवट बदलने वाली है और अब इनके विदाई का वक्त आ गया है। राहुल गांधी के हर कदम को वो उसी निगाह से देख रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा का सवाल है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये कोई नई यात्रा नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी चित्र आपको कहीं कहीं मिल जाएगी। यद्यप वो उसका कोई तमाशा नहीं करते थे, उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन उनके तमाम चित्र, उनके लाल बहादुर शास्त्री के चित्र, मोतीलाल नेहरू के चित्र, उसके बाद इंदिरा गांधी के चित्र, राजीव गांधी के चित्र, नरसिम्हा राव के चित्र और सरदार मनमोहन सिंह के चित्र, इन सारे नेताओं के चित्र आपको मिल जाएंगे अपने अपने पूजा पाठ करते हुए, अपने धर्म को मानते हुए। लेकिन धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल इन लोगों ने किसी ने नहीं किया और दूसरे लोग धर्म के लिए राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। तो धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वालों को असली धर्म मानने वालों से डर तो लगेगा। राहुल गांधी ने जिस सरलता के साथ केदारनाथ की यात्रा की, वहां जाकर के सचमुच पे पूजा की, यहां तक कि आदि शंकराचार्य को जाके प्रणाम किया, उनसे प्रेरणा ली और वहां आम जो श्रद्धालु आते हैं उन सबके लिए खुद खाना परोसा, उनके लिए खुद लंगर अपना लंगर लगाया उन सबके लिए और उनको खाना परोसा। जो कर्तव्य जो स्वामी जी कह रहे थे, उन्होंने वो सब काम किया जो सनातन धर्म के अंदर जो करने के लिए कहा गया है। सनातन धर्म का मतलब है लोगों की सेवा करना, सनातन धर्म का मतलब लोगों से नफरत करना नहीं है। सनातन धर्म है मानवता की रक्षा करना, मानवता और प्रकृति की रक्षा ही सनातन धर्म का मूल कर्तव्य है, यही सनातन धर्म का मूल है। और उसके लिए राहुल गांधी जो कुछ कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। तभी तो जब कोरोना आ रहा था उसके कई महीने पहले उन्होंने कह दिया था कि सुनामी आने वाली है, बचाओ जल्दी अपनी जनता को। लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया और उस मजाक के बदले में हिंदुस्तान के 55 लाख करोड़, करीब 55 लाख लोगों की जान चली गई। सरकार कुछ नहीं कर सकी, तमाशा करती रह गई। राहुल गांधी ने चेताया कि चीन से चौकन्ना रहो, नहीं माने चीन ने हमारी हजारों मील जमीन कब्जा कर ली। तो अब ऐसा आदमी जो सच बोलता है और उसकी बात कल को सच साबित होती है, उससे झूठ की खेती करने वालों को डर लगेगा। और हमको ये डर अच्छा लग रहा है। मोदी के चेहरे पर आया हुआ डर, भागवत के चेहरे पर आया हुआ डर, कम से कम मेरे जैसे लोगों को जो उनसे लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके इनके सरकार बनने के पहले से, यहां तक 1978 से हम जो इनके सिद्धांतों, इनका तौर तरीकों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको इनका डर अच्छा लग रहा है और डरे हमको और अच्छा लगेगा। तब तो राज साहब सुनने में आ रहा है कि जी भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का सवाल जरूर था, लेकिन इस बीच चुनाव पड़ गए 5 राज्यों के, केंद्र का चुनाव आने जा रहा। अब राहुल जी ने दूसरा तरीका अपना लिया, वो उन्होंने टुकड़े टुकड़े में यात्रा शुरू कर दी। वो आपने देखा कि वो चले गए थे कश्मीर के एक हिस्से में और उनके जाने के बाद परिणाम ये निकला कि वहां पर लोकल बॉडी का जो चुनाव हुआ उसमें 90% या 99% सीटें हमारी पार्टी और एनसीपी और वहां की जो कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों मिलकर के सारी सीटें वहां पर जीत गई। इसके बाद मिजोरम गए, वहां पर कुछ किलोमीटर लगातार पैदल चलते चले गए, लोगों के बीच में, जनता के बीच में रहे, बिना डरे कि कहां से क्या उनके ऊपर हमला होगा, वहां पर भी वो पैदल चलते रहे। अब राहुल गांधी ने नया तरीका निकाल दिया है, देश के लोगों के साथ जब जहां मौका लगे वहां पैदल चल दो, उनके साथ मुलाकात करो। और अभी भी वो जगह जगह उसी तरह का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में भी उनकी यात्राएं देखने को मिलेंगी। चलिए अच्छी बात है। अब से बात रख रहे हैं। मैं बड़ा एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर होने के नाते आपसे छोटा हूं, लेकिन मैं अभी थोड़ा जो काम कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है ये देखना कि जिस तरह से कांग्रेस का एक जो बदला हुआ रूप देख रहा हूं। माफ कीजिएगा, मुझे ये लग रहा है, मैं हो सकता हूँ गलत, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस का एक बहुत ही बदला हुआ रूप देख रहा हूं, जो काफी लंबे अरसे तक गायब था। तो वो एक जरूरी होता है कि अगर आप राजनीति में हो तो फिर आप कम से कम अपनी बात जो है वो तो मुखरता से रखो। तो अभी वो कांग्रेस बड़ी अच्छी तरह से करती हुई नजर आ रही है और आप जैसे बड़े अच्छे लोग जो हैं उस चीजों को रख रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज के मयूर भाई, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर थी, यहां तक कि पिछले चुनाव में 7% से 2% पर चली गई थी। आज की तारीख में हालत यह है पिछले 1.5 महीने से कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चर्चा में हम ही लोग हैं। हम रोज चर्चा में हैं, रोज मीडिया में हैं, रोज सड़क पर हैं, रोज कुछ न कुछ लगातार कर रहे हैं। और इसकी रफ्तार धीरे धीरे हम इतनी तेज बढ़ा देंगे कि हम उत्तर प्रदेश में भी वापसी करके दिखाएंगे।